ये हमारा कितवा चैप्टर है जी? 17th चैप्टर। प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, इसको अगर हम हमारे डेली लाइफ में अगर सिनोनिम अगर ढूंढने के लिए जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट चांस। उसी को हम क्या बोलते हैं जी? पॉसिबिलिटी। अगर ये चांस अगर जीरो रहेगा तो इम्पॉसिबल। लाइक अब प्रोबेबिलिटी के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे जी हमारा रिकैप। बिफोर 10 तक हमने क्या क्या देखा हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, इवेंट रहता है, सैंपल स्पेस होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट रहता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनका हम सिर्फ डेफिनेशन देखने वाले हैं, इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे। लाइक सबसे पहला वाला, हमें पहला वाला जो पता होना चाहिए टर्म, इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment which is performed, an experiment which is performed under identical conditions. Such that number one, it has more than one possible outcomes. And number two, स्पेसिफिक मत लिखो, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या आने वाला, तो ऐसा बोल सकते हैं जी आउटकम ऑफ अ ट्रायल कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, या फिर आउटकम ऑफ ट्रायल ही बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल है जी टॉसिंग ए कॉइन। हमारा जो एक कॉइन रहता है उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं? दो ही रहते हैं, आइदर हेड और टेल रहेगा। तो हमारे पहली फंक्शन के लिए जैसा किया था ना वैसे, एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, सारा का सारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा इट मस्ट बी परफॉर्म अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कब बुलाएंगे? जब ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई करेगा। इट मस्ट हैव मोर देन वन आउटकम। हमारे कॉइन के अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। आउटकम ऑफ अ ट्रायल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लेट्स जस्ट से हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने एक कॉइन को टॉस कर दिया, आएगा तो हेड या फिर टेली, बट एग्जैक्टली कौन सा आएगा हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसको अगर थोड़ा बड़ा स्केल करते हैं, अब 2 की जगह 6, हमने एक डाई को रोल किया, कितने पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं हमारे? टोटल 6 रहते हैं। जब हम परफॉर्म करेंगे कोई भी एक ट्रायल तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या आएगा। हम विश कर सकते हैं कि भाई क्या आना चाहिए, बट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो कंडीशंस जो एक एक्सपेरिमेंट फॉलो करता है, इट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही शुरुआत क्यों करते हैं, बिकॉज अब जो हमारा सैंपल स्पेस रहता है ना वो यहां से बनता है, अरे जो सेकंड पार्ट है ना वो क्या बात देता है जी, हमें इवेंट देता है। यही दो हमारे नेक्स्ट टर्म्स रहने वाले हैं। पहला टर्म समझ में आ गया, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो नेक्स्ट टर्म इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को थ्रू आउट दिस चैप्टर हम कैपिटल एस से शो करने वाले हैं। Set of all possible outcomes for a random experiment is called sample space. Set of all possible outcomes for a random experiment is called as sample space. अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, ये जो सैंपल स्पेस रहेगा ये फाइनाइट सेट रहेगा या इनफिनाइट सेट रहेगा? फाइनाइट सेट रहेगा, हमेशा ये एक फाइनाइट सेट ही रहेगा, ये कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं जाता है, अदरवाइज इवेंट्स भी इसके कई सारे बनेंगे। हमारा नेक्स्ट टर्म जो हमें पता होना चाहिए, इट इज इवेंट। अब देखो इवेंट सैंपल स्पेस के लिए जैसे हम कैपिटल एस रखते हैं, इवेंट के लिए आप कोई भी चूज कर सकते हो, ए बी सी व्हाटएवर, बट इवेंट को डिफाइन कैसे किया है जी? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called as event. अब जैसे मतलब अगर मैंने इवेंट को अगर यहाँ पर कैपिटल ई करके अगर दिखाया तो हमें क्या पता चल जाता है, इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, मतलब ई का कार्डिनलिटी, ई का जो काउंट है वो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? एस तक जाएगा, एस से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। और ई का सबसे लोएस्ट वैल्यू कहां तक जाएगा? कौन से सेट तक जाएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। और चौथा और फाइनल टर्म जो हमें पता होना चाहिए, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब लेट्स जैसे अगर हमने ई अगर कोई भी एक इवेंट पकड़ा तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को कैसे शो करेंगे जी? पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। रीड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करेंगे, लिखते टाइम ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर इसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर हम सीधा इसका फॉर्मूला याद रखे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये जो हमने शुरुआत में चार देखे टर्म्स, दीज आर द
पार्ट जो हमने प्रोबेबिलिटी में बिफोर 10th कवर किए हैं, अब कुछ नए एक्स्ट्रा टर्म्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। जैसे कि हमें एक और टर्म पता होना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री इवेंट। अब देखो एलिमेंट्री इवेंट अगर याद रखना है तो ये एग्जैक्टली कौन से टाइप का सेट होता है जी? सिंगलटन सेट। मतलब अगर मैंने डाई को अगर रोल किया, मेरे पास 6 अलग अलग है, तो ये सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट्री इवेंट से बना? 6 एलिमेंट्री इवेंट से बना। ईच एंड एवरी आउटकम विल एक्ट एज अ एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक ही रहेगा, सिंगलटन सेट रहेगा ये। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? ईच आउटकम ऑफ a random experiment is called as elementary event। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके ऊपर ये सारे के सारे टर्म्स किस तरीके से आते हैं वो एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्वेश्चन इज 12 cards are in a box. A boy draws 12 कार्ड्स को 12 नंबर कार्ड्स डाल दो, मतलब 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स डले हुए हैं। ए बॉय ड्रॉज कार्ड्स as follows। अब देखो एक एक इवेंट को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इवेंट, कार्ड इज even number, card is of prime number, card is multiple of 5, card is divisible by 9। अब देखो सबसे पहला टर्म हमने क्या देखा था? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा सिर्फ ये पहला वाला पार्ट रहेगा। 12 number of card 12 number cards are in a box and a boy draws cards as follows। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये सिंपल कंडीशन है, ठीक है। और नाउ देयर इज नो इवेंट, अभी बोला नहीं है कुछ, बिकॉज इवेंट के पहले हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। कितने कार्ड्स ड्रॉ करने वाला है? 12 कार्ड्स है टोटल, एट ए टाइम वन आफ्टर अनदर, एक एक ही ड्रॉ करेगा। हमें सबसे पहले एलिमेंट्री इवेंट्स जनरेट करने पड़ते हैं, ऑल पॉसिबल, क्योंकि ये एलिमेंट्री इवेंट्स मिलाकर हमारा क्या बनाएंगे? एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जाते हैं तो वी ऑलवेज गो फॉर सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का पहला वाला रूल है जी, जैसे मैंने आपको सेट के लिए बताया था, अगर सेट का कोई भी क्वेश्चन रहे यू कैन ऑलवेज गो फॉर वेन डायग्राम्स। प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सैंपल स्पेस, बिकॉज सैंपल स्पेस हमारा क्या रहने वाला है जी? यूनिवर्सल सेट रहने वाला है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा?
12 नंबर कार्ड से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं दिस सैंपल स्पेस इज मेड ऑफ 12 एलिमेंट्री इवेंट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। हर एक पॉसिबल आउटकम जो रहेगा वो हर एक एलिमेंट्री इवेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमें इवेंट को डिफाइन करना पड़ता है। ये जो सारे हैं ये ए बी सी एंड ये चारों के चारों इवेंट्स हैं। एक इवेंट को हमने डिफाइन कैसा किया जी, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज इवेंट। तो ये इनके जो भी अंदर के पॉसिबल एलिमेंट्स रहेंगे वो सैंपल स्पेस से ही निकालने पड़ेंगे हमें। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा इवेंट ए, कार्ड इज इवन नंबर, क्या रहेगा जी 2 4 6 8 10 एंड 12 ही रहेगा। अब यहाँ पर लगे हाथ प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या बोला है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो इसका होने का पॉसिबिलिटी इज 1/2। एक और इवेंट डालते हैं। इवेंट बी, कार्ड इज ऑफ प्राइम नंबर, कौन से है जी प्राइम नंबर हमारा 2 3 5 7 11। इसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा जी, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s दैट इज 5/12। इवेंट सी, कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5, एक तो 5 रहेगा या फिर 10 रहेगा। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या रहेगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 2/12। सिंप्लीफाई कर सकते हो जी 1/6। हम कुछ नया नहीं कर रहा है, इसी तरीके से 10th के पहले प्रोबेबिलिटी करते थे, याद आ रहा है। देखो मैं सेट भी क्यों बना लिख रहा हूँ, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही एलिमेंट चूज करना है, जो भी करना है। इसके बाहर का कुछ तो आने वाला है नहीं, जो भी आएगा इनमें से आएगा। तो सैंपल स्पेस अगर बना रहेगा इट्स लाइक आपको एक फ्रेमवर्क पता है, इसके बाहर नहीं जाना। डी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे जी, एक। देखिए दोनों का मतलब सेम रहता है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। डी के अंदर हमारा सिर्फ 9 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या रहेगा जी 1/12। अब ई, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रहेगा जी 0 ही रहेगा। अब अगर मैंने एक और इवेंट डाला एफ इवेंट, इट्स अ नेचुरल नंबर, कार्ड इज नेचुरल नंबर। ऐसा अगर बोला तो एफ हमारा किसके बराबर रहेगा, सैंपल स्पेस के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज इक्वल टू 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या रहेगा
1 रहेगा, 1 से ज्यादा कभी पॉसिबल नहीं होगा, 0 से कम कभी पॉसिबल नहीं रहेगा। हमने नंबर कार्ड चूज किया तो उसमें 0 मिला, कौन सा? तो 12 नंबर कार्ड बोले ना, 0 भी तो नंबर है, तो 1 से लेकर 12 तक बोले, कहाँ पे बोला? तो बोला नहीं, हमने क्वेश्चन को अज्यूम कर लिया भाई, लर्न करना है, स्कोर नहीं करना है, ठीक है। मैं शुरुआत में 12 डिफरेंट कलर वाले कार्ड्स लेकर चल रहा था, पर वहां पर कलर मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए नंबर में लेकर गए। और ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, आगे जाके हम कैसे कैसे देखने वाले हैं। हमारे पास 3 बॉक्स है, एक बॉक्स में इतने वाइट उतने ब्लैक है, दूसरे बॉक्स में सेम अलग वाइट अलग ब्लैक है, थर्ड में ऐसे। मैंने एक रैंडमली बॉक्स चूज करके ये निकाला, तो बताओ भाई कौन से बॉक्स का कौन सा बॉल है। एक बहुत आगे एडवांस में जाने वाले प्रोबेबिलिटी में, ये तो हम अभी बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बस रिकैप कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी में अब तक हमने क्या देखा, ठीक है। तो देखो ये एग्जाम्पल के ऊपर हमें क्या पता चल जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी मिला था जी हमें 1/2, इसका मिला था हमें 5/12, दिस 1/6, यहाँ पर हमें 1/12, इसका 0 मिला था और इसका हमें 1 मिला था। यू विल फाइंड आउट जब भी प्रोबेबिलिटी 0 रहता है, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले ध्यान दो। जब प्रोबेबिलिटी हमारा 0 रहता है, इट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, होना पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हमारा प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा, मतलब ये हमेशा ही होगा ही, दिस इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट यही रहेंगे। हमने 5 तक लिखा था ना, एलिमेंट्री इवेंट तक लिखा था। दिस इज अवर नेक्स्ट impossible event. When probability of any event is 0, it is known as, or it is called as impossible event. इसके दोनों नाम लिख लेते हैं, सर्टन इवेंट या फिर श्योर इवेंट बुलाया जाता है। मतलब कुछ हो ना हो, ये तो सर्टनली होगा, फॉर श्योर होगा। ये सेम ऊपर जैसे स्टेटमेंट 0 की जगह पर अब 1 रहेगा। When probability of any event is 1, it is sure event. अब देखो ये हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जर्वेशन जो हम हमेशा करते हुए आए हैं, अगर मेरा ई नाम से कोई भी एक इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक ही जाता है। तो लेफ्ट साइड पे जो आपका लिमिट है, लेफ्ट हैंड वाला लिमिट, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा एंड मैक्सिमम श्योर इवेंट। इसके बीच में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी आता है 0 से लेकर 1 तक। देखो ना हमारे ये एग्जाम्पल में हमारे जो भी प्रोबेबिलिटीज है, इसको अगर आप नंबर लाइन पे अगर अरेंज करोगे, आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट विल बी 0, राइट मोस्ट विल बी 1। इसलिए अगर आपका कोई एग्जाम होता है, आपको लोएस्ट मार्क कितने आ सकते हैं, 0%, मैक्सिमम
100%, बट परसेंट का मतलब क्या रहता है, डिनोमिनेटर में 100 है, 100/100 1 है. Our next term is compound event. केमिस्ट्री याद है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स पता रहेगा. एलिमेंट्री इवेंट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही है. कंपाउंड इवेंट मतलब क्या रहेगा, एक से ज्यादा रहेंगे. An event made from two or more elementary events, made from union of two or more elementary events is called as compound event. मतलब हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी ये कौन से थे, कंपाउंड इवेंट थे. उनका काउंट देखो ना कैसा था, एक से ज्यादा था. जो हमारा डी इवेंट था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, एक ही था. तो कौन सा इवेंट था, एलिमेंट्री इवेंट रहेगा. फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स. ये लास्ट पार्ट है. लेट ए इज एन इवेंट then all elementary events belonging to event A are favorable events, favorable elementary events. देखो हम हर एक डिटेल कवर कर रहे हैं. बेसिकली अगर हमारा एग्जाम्पल अगर वापस से अगर देखेंगे, हमारा ए क्या था, द कार्ड इज ऑफ इवन नंबर. तो अगर हम सैंपल स्पेस में से अगर हर एक एलिमेंट्री इवेंट को अगर लेकर जाएंगे, 1 फेवरेबल नहीं रहेगा, 2 फेवरेबल रहेगा. तो बेसिकली जो फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट रहेगा उसी को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड इवेंट बनेगा, बड़ा वाला. ठीक है, ओके. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? शुरुआत में हमने वो वाले कंसेप्ट देखे या फिर टर्म्स देखे जो हम बिफोर 10th जानते थे, कुछ कुछ नए देखे. टर्म्स नए बट डेटा वही है. एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करके देखो. A box has 7 red and 5 blue balls.
5 blue balls. A person draws 2 balls at a time. A box has 705 blue balls. A person draws 2 balls at a time. What is the probability? What is the probability that number 1, balls are of same color? Balls are of different color. अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में आगे जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब ऐसे टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाना हमें आता है कि नहीं आता है? क्या जोड़ियां बनाते बैठोगे? नहीं। अब यहां पर हम क्या यूज करते हैं जी? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 705 ब्लू, टोटल कितना हो गया जी? 12। तो हमारा एन, एनपीआर या फिर एनसीआर वाला जो एन है वो बन जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस की तरफ देखना पड़ेगा। अ बॉक्स हैज हाउ मेनी बॉल्स? एक्चुअली 12 बॉल्स। अब देख लो, सबसे पहले उसके अंदर हमारे 7 रेड है एंड 5 ब्लू है। अ पर्सन ड्रॉस 2 बॉल्स एट ए टाइम, वो एक एक करके 2 निकाल रहा है या नहीं? एक साथ 2 निकाल रहा है। ठीक है, तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या? वो तो बेसिकली क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा जी? 12C2। 12C2 कितना रहेगा जी? 12 into 11 upon 2 which is 66। अब हम जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट को रीड करते हैं, हमें सैंपल स्पेस डिफाइन करना आ जाता है। नेक्स्ट, अब हम किसके ऊपर जाएंगे जी? हमारे इवेंट्स के ऊपर जाएंगे। पहला वाला इवेंट क्या है जी? बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। मतलब मैंने जो रैंडमली 2 बॉल पिक किए, एक तो दोनों के दोनों रेड रहेंगे या फिर दोनों के दोनों ब्लू रहेंगे। अब देखो बोलते टाइम में क्या बोला है, एक तो दोनों के दोनों रेड रहेंगे और मतलब इनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा या एडिशन होगा? एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवेंट में क्या रहेगा? आइदर बोथ आर रेड या फिर हम क्या बोलेंगे? बोथ आर ब्लू। अब बोथ आर रेड का मतलब क्या रहेगा? ये जो 7 बॉल्स है उनमें से ही 2 चूज करें तभी होगा। चूज किया, ऑर्डर मैटर करेगा क्या? ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा? 7C2। तो 7C2 क्या रहेगा जी? 7 into 6 upon 2। या फिर बोथ आर ब्लू, 5C2। 5C2 मतलब 5 into 4 upon 2 which is 10। इनका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है जी? 31। तो हमारा जो पहला इवेंट है उसका टोटल काउंट कितना है हमें? 31। उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी? 31 अपॉन 66। हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट। जैसे पहले इवेंट को नाम ए दे देते हैं। ये बनेगा जी हमारा 7C2 प्लस 5C2 अपॉन
12C2। पहला पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चले। बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहां पर ऑर्डर मैटर करेगा क्या? करेगा। पहला अगर रेड आया तो दूसरा ब्लू आना चाहिए, पहला अगर ब्लू आया तो दूसरा रेड होना चाहिए। ये दो तरीके से हो सकता है ना, बराबर है। बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। देखिए यहाँ पर हम पहले वाले पार्ट में सीधा C2 किए थे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही कैटेगरी से चूज करना है पहले जगह के लिए। एक तो दोनों के दोनों रेड चाहिए थे, या फिर दोनों के दोनों ब्लू चाहिए थे। अब जब हम ये बी वाला इवेंट परफॉर्म करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर अगेन ध्यान दो, लेट्स जस्ट आई ड्रॉ 2 बॉल्स। दो केसेस हो सकती है। पहला वाला केस क्या रहेगा? अगर मेरा पहला वाला बॉल अगर रेड आया हाथ में, तो साथ में दूसरा वाला बॉल क्या आना चाहिए? ब्लू ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला रेड, हमें सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, तो इट बिकम्स 7C1, और दूसरे के लिए क्या बन जाएगा हमारा? 5C1 प्लस दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? पहला वाला रेड नहीं आया, पहला वाला ब्लू आया, 5C1, दूसरा वाला रेड आया। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? दीज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 2। दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला था। तो देखो अभी कितना बन जाता है। वेट 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 वेट, एट ए टाइम निकाल रहे हैं ना। एट ए टाइम निकाल रहे हैं, वन आफ्टर अनदर नहीं निकाल रहे, एट ए टाइम निकाल रहे हैं। तो दोनों प्लेस को एक साथ नहीं, एक साथ ही देखना पड़ेगा। इवेंट बी के लिए क्या ये दोनों इवेंट एक दूसरे के अपोजिट है? ठीक है, तो हम सीधा क्या पकड़ के चलेंगे जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of A plus probability of B is equal to probability of sample space। हम यहाँ पर यही ऑब्जर्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन में। एक तो दोनों बॉल सेम कलर के रहेंगे, या फिर डिफरेंट कलर के, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है। उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है, पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा जी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। तो दिस बिकम्स 1 माइनस 31 अपॉन 60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा जी 29 अपॉन 60। सिक्सटी सिक्स 37 30 35। पहले जो किया था उसमें 2 बॉल्स 1 आफ्टर अनदर रहता तो आता हूँ। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? ये जो दोनों इवेंट्स दिए थे, उन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट था क्या? कॉमन पार्ट नहीं था। मतलब ये दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या है? 0 है, बराबर। दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट था हमारा? अगर दो सेट्स का अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन अगर 0 रहेगा, तो उस टाइप के सेट को हम क्या बुलाते थे जी?
for A and B if A intersection B is equal to null set, तो A and B को हम क्या बोलते थे जी? A and B are disjoint sets. याद आ रहा है? ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा, इट इज टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर हमारा पहला रहता है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, हम इसी क्वेश्चन के भरोसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। हमने सेट चैप्टर में देखा था, इफ एनी टू सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट आता है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, तो हम उन सेट्स को क्या बुलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स बुलाते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसी टाइप के रहते हैं, कोई भी दो इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या है? जीरो, जिनके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आता है। इसका मतलब क्या रहेगा? यहां पर हमने दो बॉल जो ड्रॉ किए, एक तो सेम कलर वाले रहेंगे या फिर डिफरेंट कलर वाले रहेंगे। जब इवेंट ए होगा तब इवेंट बी होगा क्या? नहीं होगा। जब इवेंट बी होगा तब इवेंट ए होगा क्या? नहीं होगा। तो एक के होने से दूसरे का कैंसल आउट हो जाता है, तो मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो म्यूचुअली दो के बीच में एक्सक्लूसिव इवेंट्स रिलेशन नथिंग। एक इवेंट के होने से दूसरे का होना इम्पॉसिबल हो जाता है। सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, बट हम उसको याद कैसे रखेंगे जी? सेट के भरोसे, सेट के जैसे। वहां पर हम सेट के लिए बोलते थे, यहां पर हम इवेंट के लिए बोलेंगे। ठीक है, सो इसके लिए लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स of sample space S. Such that occurrence of any one event prevents occurrence of other. जो इसमें लिखा है ना, वो कंडीशन है इसके लिए। Then A and B are mutually exclusive events. इसका अब्रीविएशन आगे कभी भी अगर मेंशन करना रहेगा ऐसे करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका एक एग्जांपल देखें, समझ में आएगा। लेट जैसे हमने एक डाई को रोल किया, a die is rolled such that, अब देखो यहां पर दो इवेंट बोल रहे हैं। पहला इवेंट बोला जी इवन नंबर अपीयर्स, और दूसरा इवेंट बोला जी मैंने ऑड नंबर अपीयर्स। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट। नीचे वाले क्या है जी? हमारे इवेंट है।
तो सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, सैंपल स्पेस. अ डाइस रोल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6. अब यहाँ पर हमें इवेंट ए को देखना है. इवेंट ए के लिए 1 फेवरेबल है क्या? नहीं. 2 फेवरेबल है? 3 नहीं है. 4 है? 5 नहीं है. 6 है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, 2 4 एंड 6. बी के लिए हमारा क्या रहेगा जी, 1 3 एंड 5. अब यहाँ पर अगर हम सेट के जैसे अगर कंपेयर करेंगे, मैंने अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा तो मुझे क्या मिलता है? नल सेट मिलता है. अब इसको प्रोबेबिलिटी के भरोसे देखते हैं. ठीक है, 2 4 या फिर 6, ये दोनों में से कोई भी अगर एक आता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा इवेंट हो रहा है? ए इवेंट हो रहा है. 1 3 है या फिर 5, ये तीनों में से कोई भी अगर एक आता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा इवेंट हो रहा है? बी इवेंट हो रहा है. बट ये दोनों इवेंट एट द सेम टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं हो सकते. तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब देखो वो जो लिखा है ना, वो एक बार रीड करो. ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स ऑकरेंस ऑफ अदर. एक का होना बाकी सबके रास्ते काट देता है. ये समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब हम ये हमेशा कितने के लिए शुरू करते हैं जी? 2 2 के लिए ही चेकआउट करते हैं. ठीक है, ये जी हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पहला वाला पार्ट. इंडिविजुअल इवेंट्स तो हम जानते हैं, बट एक सैंपल स्पेस के कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं. उन इवेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बनता है, हम वो देखने वाले हैं. दिस इज अवर फर्स्ट टाइपोलॉजी. अभी कुछ इसको हमने स्टेटमेंट में लिखा है, अब इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं. इसका मतलब क्या रहेगा? A intersection B. सिंस उनके अंदर कॉमन एलिमेंट 0 है तो उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. तो उनका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? एक नल इवेंट रहेगा, इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा. इसको याद कैसे रखेंगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब देयर इंटरसेक्शन इज 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0. दूसरा टाइप देखो जी, सेकेंड टाइप इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या रहता है, पहला वापस से देखते हैं. इसी एग्जांपल को देखो. मेरा ये इवेंट ए है और इवेंट बी है. इन दोनों को अगर मैं, इंटरसेक्शन तो 0 है. दूसरा वाला ऑपरेशन देखते हैं, यूनियन करके देखते हैं. ए यूनियन बी परफॉर्म किया तो क्या मिलेगा मुझे? सैंपल स्पेस मिलेगा. तो 2 या फिर 2 से ज्यादा कितने भी इवेंट्स रहे, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन मुझे क्या देगा? सैंपल स्पेस देगा. सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. Let same setup, A and B are two events of S sample space such that their union results in sample space, results 2.
then A and B are exhaustive events. अब इसी को अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो that is probability of A union B is equal to 1, क्योंकि सैंपल स्पेस मिलने वाला है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 1। इसी का मतलब क्या रहेगा जी, ए यूनियन बी हमें मिलेगा जी सैंपल स्पेस। यहां पर जैसे एक बार ध्यान दो, लेट जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी ए कुछ तो है, लेट जैसे पकड़ लिया जी 1/4 इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। तो अगर बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट हैपन। ए होने का चांस इज 1/4, तो ए ना होने का चांस 1 - 1/4 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर किया तो मुझे बेसिकली क्या मिलता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या रहता है कि ये इवेंट हो रहा है, ए इज हैपनिंग। एक से उसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट हैपन। ठीक है, अब अगेन ये वाला और ये वाला इवेंट दोनों में कुछ कॉमन पार्ट रहेगा क्या, कुछ भी नहीं रहेगा, बट ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। और सेट के अंदर हमारा ऐसा कौन सा ऑपरेशन है या फिर कौन सा कंसेप्ट देखा था हमने, कॉम्प्लीमेंट देखा था। तो सिमिलरली यहाँ पर हम वैसा ही एक टाइप्स देखेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो थर्ड टाइपोलॉजी के लिए लिखो जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। Let A is any event of sample space S and probability of A, that is P of A is its probability, then probability of then probability that event A does not happen is called complement of event A. And it is represented as, हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे दिखाते थे जी, ऊपर डैश लगाते थे। एक और तरीका था, याद आ रहा है किसी को,
सी को तो बुक्स में दिखाया जाता है, ऊपर बार भी डाल सकता है, याद आ रहा है, लिखवा के दिया था शायद। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, कई सारे टेक्स्ट बुक में ऐसे देते हैं, बट ए के ऊपर कई बार भी डालता है, ठीक है। ये वाला जो तरीका है वो हम कहाँ पर यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम वो डैश नहीं लगा सकते, लगाएंगे नहीं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर इवेंट ए अगर ऐसा दिखा रहा है तो भाई ये क्या रहेगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक है। अभी बेसिकली क्या रहेगा जी हमारा, सैंपल स्पेस माइनस इवेंट ए, इस तरीके से रहेगा। अब उसी के ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या रहता है, सैंपल स्पेस का 1 रहता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब जो एग्जांपल देखा था ना, डाई रोल किया, इवेंट ए इवन मिलेंगे, इवेंट बी ऑड मिलेंगे, यही बोला था। दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/2 एंड 1/2, बट दोनों में कुछ कॉमन पार्ट था क्या, नहीं था। दोज वेर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। एक का होना दूसरे को टाल देता था, दोनों क्या थे बेसिकली, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, क्योंकि ए का ना होना ही मतलब बी का होना था। ए क्या था, इवन नंबर आना चाहिए, 2 4 6 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या था, 1 3 एंड 5 ही आएगा, विच इज इवेंट बी, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है, बट आपको उसको कौन से फॉर्मेट में करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ से आगे, ठीक है। एक और टाइप बचा है उसके बाद, ठीक है। पहला और दूसरा समझ में आ गया। जो हमारा चौथा टाइपोलॉजी है ना, वो पहले और दूसरे का मिक्सचर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे दो इवेंट्स ए एंड बी सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज 0 एंड देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। ये दोनों कंडीशन रहेंगे, इंडिविजुअल की जगह आप कंबाइन ले रहेंगे। सो फोर्थ टाइप इज mutually exclusive exhaustive events। हर बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखते बैठेंगे। For A and B to be mutually exclusive and exhaustive, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। तो हम सीधा वो कंडीशंस लिखेंगे, when A intersection B is 0 एंड सेकंड रहेगा जी A यूनियन B इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इसके थ्रू ही लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B इज नल सेट एंड A यूनियन B इज सैंपल स्पेस। हमारे पहले और दूसरे टाइप का जो मिक्सचर रहेगा, ठीक है। हमने जो एग्जांपल किया तो वो वही था, दोनों का इंटरसेक्शन 0 था, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस था।
तो बेसिकली ए एंड बी वहां पर क्या थे जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये रहते जी हमारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब एक हमें टेबल ड्रॉ करना है जी, उसके अंदर दो कॉलम रहेंगे। पहला वाला रहेगा जी डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, इवेंट को डिस्क्राइब किया जाएगा। और हम उसका रिप्रेजेंटेशन किस में करेंगे जी, सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस इज अ सेट। लाइक अब तक हमने जो शुरुआत से टर्म्स देखे वहां पर क्या था, सैंपल स्पेस इज, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट को क्या बोला है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमें इसको सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में ही लेकर जाना पड़ेगा। लाइक नंबर 1, अगर बोला रहेगा इवेंट नॉट ए, इसका मतलब क्या रहेगा, हम शो कैसे करेंगे जी, ए बार करके शो करेंगे। सेकंड, अगर बोला रहेगा इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या रहता है जी, ए भी होना चाहिए एज वेल एज बी भी होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट रहेगा, कॉमन पार्ट के लिए हम क्या याद रखते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, इवेंट ए और इवेंट बी, ये क्या रहेगा जी हमारा, ए यूनियन बी। इवेंट ए बट नॉट बी, दिस इज लिटरली ए माइनस बी, बट ए माइनस बी नहीं लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे जी, ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए एंड बी के अलावा एक और इवेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, सी, क्योंकि दोनों के बीच में तो इतने ऑपरेशंस हो सकता है। ओके, फॉर इवेंट ए बी एंड सी, ए एंड बी बट नॉट सी। ए एंड बी का मतलब क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। बट नॉट बी का मतलब क्या रहता है जी, बट नॉट का मतलब आप इंटरसेक्शन के साथ क्या करोगे जी, कॉम्प्लीमेंट लगाओगे। तो ये हो जाएगा जी आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट। नाइदर ए नॉर बी, ये क्या रहेगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है यूनियन, और है ना यूनियन। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी। वन एटलीस्ट बोला है, मतलब दोनों में से रहा तो भी चल जाएगा, तीनों में से रहा तो भी चल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है जी हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी।
all three of A, B and C. A intersection B intersection C. Only one of A, B and C. At least नहीं अब only one. Only one of A, B and C. हम कैसे करेंगे जी यहाँ पर? This literally matches with सेट के अंदर हम देखा था जी, अगर हमारे ए बी सी अगर 3 सेट्स रहेंगे तो एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ओनली वन सेट, ये वाले प्लेसेस, इसका मतलब ये रहता है जी ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ये एलिमेंट एक तो सिर्फ ए में रहेगा या फिर सिर्फ बी में रहेगा या फिर सिर्फ सी में रहेगा। हम इसको कैसे लेकर आते थे? बेसिकली हम ए को इंटरसेक्ट करेंगे जी बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, तो हमें ए मिलता है। तो ये जाएगा जी, बहुत लंबा जाने वाला है। ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये बना ओनली ए। बी इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये बना ओनली बी यूनियन विथ सी इंटरसेक्शन विथ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी मतलब एक तो ओनली ए या फिर ओनली बी या फिर ओनली सी। बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, हाँ तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट वही तो रहता है। इंटरसेक्शन आएगा अरे यहाँ पूरे ब्रैकेट के ऊपर रहेगा ना। अभी ओनली वन ऑफ पूछा, ओनली टू ऑफ अगर बोलते तो नेक्स्ट वही रहेगा हमारा। ओनली टू ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए और बी रहेगा और सी नहीं रहेगा। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको वेन डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करो, इजी जाएगा आपको। लेट जैसे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। पहला वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहता है? ये वाला पार्ट कट जाएगा। मतलब हम सिर्फ कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं? ये पहले ब्रैकेट में। सेकंड ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट, एंड उसमें से बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी हटाना रहेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा? दिस वन। एंड सेम थिंग बी इंटरसेक्शन सी, दिस पार्ट, उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला पार्ट हटाना रहेगा, तो मतलब सिर्फ क्या बचेगा? ये। और ये कौन से प्लेसेस रहते थे?
These are spaces which belongs to how many sets? दो. हमें पूछा क्या था? वही पूछा था, सिर्फ दो पे रहने वाले. फॉर्मूले रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. जबकि हम प्रोबेबिलिटी के लिए सेट थ्योरी को यूज करने वाले हैं, तो सेट थ्योरी के लिए जिसको यूज करते थे उसको एज अ विजुअल के लिए ले सकते हैं. ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें. इस टेबल को यूज करने का प्रैक्टिस करना पड़ता है. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे. A die is rolled twice. A die is rolled twice. Find the probability for. अब इवेंट ए को हम डिफाइन करेंगे. First number is greater than second. दो बार रोल किया है ना, तो पहला वाला पहला आउटकम रहेगा, दूसरा वाला दूसरा आउटकम रहेगा. Both outcomes are prime numbers. Sum of numbers is greater than 9. ये हमारे तीन इवेंट्स हैं. ऑल्सो probability of number 1, if A happens, B and C does not. ठीक है, इसका मतलब क्या रहा? ओनली ए. और ओनली ए मतलब क्या रहेगा? जो सिर्फ वन वाला निकाला था ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा आपका ओनली ए. दिया ऐसे जाता है लैंग्वेज में. नेक्स्ट, ए और बी दोनों में से कोई भी एक इवेंट होने का चांस, ए और बी.
ये क्वेश्चन को हम दो लेवल पर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम सैंपल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सैंपल स्पेस फाइनाइट सेट होता है, इसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे जी, वो निकालने पड़ेंगे। मैंने अगर एक डाई को अगर रोल किया ए पहली बार तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। दूसरी बार करूंगा तो भी कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे। तो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर टोटल कितने रहेंगे जी, 36। दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड। आप इसको सीधा पीएनसी अप्लाई भी करके चल सकते हो, या फिर जो 10th के पहले करते थे 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 6 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6, उस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है, अर्ली स्टेज पे आई विल सजेस्ट सैंपल स्पेस अगर पॉसिबल रहेगा 36 आउटकम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, 125 आउटकम्स हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, प्रेफर करते हैं नहीं लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द अदर सेकंड। ठीक है, तो मतलब पहला नंबर अगर 6 रहेगा तो मेरे पास और कितने ऑप्शन से बचते हैं, पहली जगह 6 तरीके से भर सकते हो, दूसरी जगह 5 तरीके से, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, पहली जगह पर अगर 6 रहेगा तो यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलते हैं, 1 से लेकर 5 तक का कोई भी नंबर पॉसिबल है। पहली जगह अगर 5 मिलेगा तो दूसरी जगह पर सिर्फ 4 ही ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और हम ये और करके जा रहे तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो यू विल फाइंड आउट भाई 6 से लेकर 2 तक की तो पॉसिबल है पहली जगह पर, लेकिन अगर पहले पे अगर 1 आया, सेकंड पे ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से छोटा रहे, पॉसिबल है, 1 के लिए तो मिलेगा ही नहीं। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस बनेंगे, तो पहली जगह पर ले जैसे सिर्फ यही नंबर है। अगर पहली जगह पर अगर 6 रहा, आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यहाँ पर तो एक ही रहेगा। और इनका क्या होने वाला है जी, एडिशन होने वाला है। एडिशन कितना आएगा, 15। एडिशन इज 15। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए इज 15। कैसे किया, समझ में आया? ये सबसे सस्ता वाला तरीका है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 15, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 5/12। 15/36 आएगा ना, 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/12। टू कमा 4, 2,5, 2,6, 3,2, 3,3। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर ये 6/6 के जैसा बनेगा। ये बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ विजुअल के लिए दे रहा हूं। यहाँ पर जो अब हमारे डायगोनल पे जो एलिमेंट है, यहाँ पर उन दोनों के नंबर क्या है जी, पहले और दूसरे डाय पे सेम ही है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, उसमें पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पहला नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। तो 36 में से 6 गए, 30, आधे उधर है आधे इधर है, 15 एंड 15। इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों वाला स्टाइल है।
बोथ आउटकम्स आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर हमारे 1 से लेकर 6 के बीच में कितने हैं? 3 ही है, 2 3 एंड 5। तो हमें 2 3 एंड 5 वाला ही कॉम्बो देखना है। तो एक तो हम ये रो में देखेंगे या फिर ये रो में देखेंगे या फिर ये रो में देखेंगे, बराबर। पहला नंबर 2 3 एंड 5 होना चाहिए। दूसरी जगह ये कॉलम और ये कॉलम में देखेंगे तभी तो मिलेगा। 5 2 5 3 5 5, इनका और इनका मिक्सचर, दिस दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस। कितना मिला जी काउंट? 9, बराबर है। पहली जगह भी ये 3 ही तरीके से भर सकते थे, दूसरी जगह भी 3 ही, 3 इंटू 3 कितना आएगा इसका काउंट? सीधा 9 आएगा। इसको अगर नॉर्मल तरीके से अगर करना रहेगा तो 3C1। एक से लेकर 6 में हमारे प्राइम नंबर्स आर ओनली 3। हम कितने डाइस को रोल कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं। तो 3 में से ये एक जगह भरनी है, तो इसके लिए हमने सिलेक्शन ही करना रहेगा क्योंकि ऑर्डर तो ऑलरेडी हमने सेट कर लिया है। 3C1 इंटू 3C1, 3C1 इज 3 रहेगा, 3 इंटू 3 9। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 9/36, 1/4, 1/4। सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन 9। अब आपको ये डायगोनल में सोचना है। इधर एडिशन हमेशा 2 आता है, इधर एडिशन हमेशा 3 आएगा, यहाँ का एडिशन हमेशा 4 5 6 7, लाइक 9 किधर आता है? देखो 6 3 is 9, 5 4 is also 9, 4 5 is also 9, 3 6 also 9। ये 9 वाला पार्ट है। हर एक रो, हर एक डायगोनल आपका एक एक पर्टिकुलर समेशन दिखाएगा। देखो ये तीनों में से कोई भी एक पेयर लिया तो इनका एडिशन 10 आएगा, ये पेयर लिया तो इनका एडिशन 11 आएगा, ये लिया तो इसका एडिशन 12 आता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है इनका सम इज ग्रेटर देन 9। कितने एलिमेंट्स है वो? 6 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी? 1/6। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिला था जी हमें? 1/4। और इसका क्या मिला था? 5/12। ऑल्सो अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। हमारा ए बी और सी इवेंट तो पता चल गया, उसके प्रोबेबिलिटी भी हमने इंडिविजुअली निकाल ली है। इफ ए हैपन्स बी एंड सी डज नॉट, इसके ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं। ए के कौन से एलिमेंट्स है? ए के सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे ए के अंदर? ओके, ए हैपन्स बट ए बी एंड सी डज नॉट, इसका मतलब रहेगा जी आपका ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है ए हो रहा है, बी एंड सी नहीं हो रहा है। तो जो नहीं होना चाहिए उस इवेंट को हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, एंड ये कंपलसरी है, मतलब एंड के जैसा एक्ट करेगा। और जब भी एंड रहता है हम क्या यूज करते हैं जी? इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो काउंट लेकर चलना पड़ेगा हमें सीधा। ठीक है, बट ऑब्जर्व यहां पर करो जी, इवेंट सी वाले हमारे सिर्फ ये एलिमेंट्स है यहाँ पर लोअर वाले साइड पे, 1 2, यहाँ के 3 4 और 5, सिर्फ 5 एलिमेंट्स यहाँ पर कैंसल आउट होने वाले हैं। तो हमारे 15 ये रहेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे बाकी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, बट इंटरसेक्शन लेना है तो इनके साथ वाला पार्ट लेंगे। तो इंडिविजुअली काउंट करके हुए जाएंगे। ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर ही करो। हमारे ए के अंदर ये हमारा ए वाला सेट है, इसके अंदर बी वाले कौन से है जी? 3,2 5,2 एंड 5,3, इतने ही एलिमेंट्स है। तो वाले कैंसिल करने पड़ेंगे हमें। एंड सम इज ग्रेटर देन 9 वाले कितने टर्म्स है हमारे? 2 ही टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे? यहाँ पर 15 माइनस
3 + 2 हमारा आएगा जी 10। अब 10 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, बट इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। टेन अपॉन 5/80। ए और बी हैपन्स। अब इसका मतलब क्या रहेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, ए यूनियन बी। ए के अंदर हमारे एलिमेंट्स देखो कितने, बट इनके अंदर कॉमन एलिमेंट 3 है, इनके बीच का इंटरसेक्शन इज 3। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी। ए के अंदर 15 एलिमेंट है, बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स देखे थे हमने, 9 देखे थे, और इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है। कितना आएगा ये, 15 + 6 21। दिस इज ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज 21/36। ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी हैपन्स। एक तो सिर्फ ये होगा, या फिर बी होगा, या फिर सिर्फ सी होगा। जो थर्ड है ना, ये पहले के जैसा ही है, यहाँ पर सिर्फ ओनली ए निकाल रहे थे हम। इसका मतलब ये है जी ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी। ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी। हमारा इसका सेट वाला फॉर्मूला भी अगर यूज करके चलोगे हो जाएगा काम, बट हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। चलो वो निकाल लेते हैं। हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे जी, 15 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 9 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 6 थे। अब आपको ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। ए इंटरसेक्शन भी हमने क्या देखा था, 3 था। बी इंटरसेक्शन सी कितना था, बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ 1 था, 5,5 सिर्फ उतना ही आता है। बी इंटरसेक्शन सी इज 1। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी, ओनली 2। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। तीनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है, अच्छी बात है। दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको सारे टर्म्स पता चल गए सेट के रिस्पेक्ट में। आप ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी निकाल सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है जी, ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी के लिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको सारे वैल्यूज सैंपल स्पेस में मिल जाते हैं। ए के अंदर 15, बी के अंदर 9, सी के अंदर 6 माइनस इंटरसेक्शन बी इज 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस, ये 2 टाइम्स ही बाहर ले लेता कॉमन, अंदर एडिशन कर देता। बी इंटरसेक्शन सी इज 1 प्लस इंटरसेक्शन सी इज 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0,
3 1 2 6 6 2 12, तो हो जाएगा जी आपका 15 + 9 24 + 6 30, तो 30 - 12 + 0 18. ओनली वन ऑफ ए बी एंड सी अपीयर्स. अब ये 18 क्या मिल गया, इवेंट का काउंट मिल गया. उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए तो अपॉन 36 कितना आएगा जी हमारा 1/2. एडवांस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें सेट थ्योरी यूज करना पड़ता है. ठीक है. आपको मेन एग्जाम के अंदर ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना पड़ेगा. क्रॉस चेक जब भी कर रहे हो ना, तो सैंपल स्पेस नजरों के सामने रहेगा तो आपको इजी जाएगा. ठीक है.